नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो शुरू से पालकी शर्मा जब थे, लोग इंडियंस बहुत दीवाने हैं और इंडिया में सिम्स की कमी नहीं। एक जर्नलिस्ट थोड़ी ब्यूटीफुल क्या हो गई तो वो फॉलोइंग की भी कोई कमी नहीं होती है। बट अगर देखा जाए तो उन्होंने जो मेन फॉलोइंग गेन की है जब उनके पहले दिनों में, तो वो बेसिकली चाइना को क्रिटिसाइज़ करके ही वो था। लोग इसलिए पसंद करते थे, खास करके इंडियंस जो है चैनल को, वियॉन को इसलिए सब्सक्राइब किया था क्योंकि एक ऐसी रिपोर्टर थी जो चाइना की खामियां, चाइना की जो ड्रॉबैक्स है वो खुल के दिखाती थी। बट एट द सेम टाइम लोग बोलते थे, बट मुझे वो चीज़ लगता था कि वो इंसान जो है, एक जेन्युइननेस जो होता है कि कौन दिल से बोल रहा है और कौन जो स्क्रिप्टेड बोल रहा है, जिसको कोई भी अगर पे चेक दे तो वो उल्टा बयान दे सकती है। तो शुरू से ही मेरा एक सेंस वैसा था कि शी बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी। और ये क्वाइट एविडेंट तब हुआ जब एक तरफ तो वो चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे थे, दूसरी तरफ ट्रम्प सरकार जो है उस टाइम पे इलेक्ट हुआ था जब काफ़ी एंटी चाइना था और प्रो इंडिया था। जो ट्रम्प सरकार की जो पिछली गवर्नमेंट थी और जो पिछली जो स्टांसेस, पिछली जो पॉलिसीज थे, वो सब प्रो इंडिया और एंटी चाइना था। लेकिन वो उस टाइम पे ट्रम्प को हर तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा था और ऐसा लग रहा था, क्रिटिसाइज अपने तरीके से करना दूसरी बात होता है, ऐसा लग रहा है कि कोई डेमोक्रेटिक पार्टी की जो यूएस के कांग्रेस पार्टी है, बिल्कुल उनकी बोली बोल रही है, जैसे कि उनके तरफ से कोई पेचेक मिला हो। तो मुझे तभी से लगा था कि शी इज काइंड ऑफ टू फेस्ड। जो चाइना के खिलाफ वो बोल रही है, मे बी वो जस्ट स्क्रिप्टेड है और फैन गेन करने का एक तरीका है। बट देन अगेन उनकी जो अलग ओपिनियंस, उनकी जो अदर ओपिनियंस है यूएस के बारे में, ट्रम्प के बारे में, दैट उस टाइम पे वो अलाइन नहीं हो रहे थे। अभी तो खैर ट्रम्प एंटी इंडिया हो चुका है, दूसरी बात है। लेकिन पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं। मेरे सब्सक्राइबर जो अगर कोई मेरा एडवाइस चाहते हैं, जिनको मेरा एडवाइस नहीं चाहिए, फॉलो नहीं करना वो अलग बात है। अगर किसी को मेरा एडवाइस चाहिए तो इस लाइफ में ना हमेशा अपना कोई स्टांस जो लिया है, जो दिल से लिया हो, हमेशा दिल से स्टांस लेना। जो भी बात आप बोले, चाहे आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर आप इवन 5 दोस्तों के सामने भी जो बात बोले ना, वो आपको यकीन होना चाहिए उस पर, आपको कन्विक्शन होना चाहिए और अच्छे से सोच के अपना ओपिनियन रखो। लेकिन जो आदमी जो है, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, आज कुछ बोलता है और टुमारो जो है कल कोई अपना ओपिनियन फट से बदल देता है, उनकी लॉन्ग टर्म में कोई इज्जत नहीं रहती, ना ही उनकी बातों की कोई वैल्यू रहती है। आज मैं देख रहा हूं कि ऐसा ही कुछ पालकी शर्मा के साथ हुआ है। जो मेरा सिक्स्थ सेंस जो मुझे कहता है ना कि ये इंसान जेन्युइन नहीं है, जो मेरा पहले था। हालांकि मैंने पहले कुछ बोलता तो ज़्यादा गाली मिलता, अभी भी शायद कुछ उनके फैंस गाली देंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जस्ट अभी जो उन्होंने पलटी खाया और चाइना के खिलाफ, चाइना के लिए कुछ अच्छा बोला, सिर्फ ये स्टांस देख के मैं उनके बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ। फ्रॉम द डे वन बिगिनिंग मल्टीपल जो है सेंसेस है कि छोटी छोटी चीज़ें देख के ये आसानी जो ऑब्जर्व करना जानते हैं वो बोल सकते शी इज़ ऑन सम पेरोल। जो जैसा है कोई स्क्रिप्ट या फिर ये वो दूसरों के हिसाब से अपने आप को बदलती है और अपनी ओपिनियन रखते हैं। इट्स वेरी फनी, क्योंकि उन्होंने जब वियॉन छोड़ा था तो और फर्स्ट पोस्ट को ज्वाइन किया था, तब वो बोल रहे थे कि वो अपने हिसाब से जो है रिपोर्ट्स नहीं बना पा रहे हैं। तो फर्स्ट पोस्ट उन्होंने ज्वाइन किया ताकि वो फ्री तरीके से अपना ओपिनियन जो है व्यक्त कर पाए। लेकिन आज चाइना के लिए जो वो बोल रहे हैं वो अपने ही ओपिनियन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो अब तो फ्रीडम है, तो अब ऐसा क्या आन पड़ी जो आप अचानक से जो चाइना के खिलाफ आपको एक रिलायबिलिटी था कि हाँ चलो एक तो एंकर है जो चाइना को अच्छे तरीके से धोता है, बट आपको इस तरीके से 360 डिग्री यू टर्न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपका जो एक बातों की जो वैल्यू है, आपकी रिपोर्टिंग की जो वैल्यू है, वो काफ़ी हद तक गिरेगा। लोगों को आपको यकीन करने में भी ऑलरेडी बहुत सारे स्टांसेस में ये हो चुका है जहाँ पे उन्होंने क्लियरली शी इज़ रिपोर्टिंग समथिंग ऑन पेरोल, जो कि क्लियरली लगता है किसी ने पेचेक सेंड किया है, उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले से ही था। अनदर टाइम जो है ये प्रूव हो गया कि उनकी जो ओपिनियन है वो जेन्युइन नहीं है और सिचुएशन के हिसाब से एंड मे बी पे चेक के हिसाब से उनकी ओपिनियन किसी भी दिन बदल सकता है। खैर आज का रिपोर्ट देखते हैं। चाइनीज़ लोगों को बोलने का कुछ मौका मिल गया है इनके लिए, तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा,
तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 握了手啊，就是8月31号，习近平在天津。 31 अगस्त को शी जिनपिंग ने तियानजिन गेस्ट हाउस में 2025 एससीओ में शामिल नेताओं से मुलाकात की। इनमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अधिक महत्व दिया गया। शी जिनपिंग ने भारत के प्रति सम्मान दिखाते हुए कुछ अहम बातें कहीं, जिनमें ड्रैगन और हाथी एक साथ नृत्य करते हुए की बात भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि भले ही चीन और भारत के बीच पहले मतभेद और सीमा विवाद रहे हों, लेकिन क्या अब समय आ गया है कि ड्रैगन और हाथी साथ नृत्य करें? उन्होंने यह भी कहा कि भारत को ऐसा सम्मान अमेरिका से कभी नहीं मिल सकता। शी जिनपिंग ने जोर दिया कि चीन और भारत साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं, और दोनों देशों की सहमति उनके मतभेदों से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि रिश्तों को लॉन्ग टर्म विजन से देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति महत्वपूर्ण है, लेकिन सीमा विवाद को चीन भारत संबंधों की परिभाषा नहीं बनना चाहिए। बाहरी दुनिया यह सोच सकती है कि दोनों ओर के सैनिक खून खराबे तक लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य में हमें दूसरों को ऐसा सोचने नहीं देना चाहिए। 的军人打得头破血流。 एक भारतीय महिला एंकर ने कुछ कहा, आइए इसे सुनते हैं। So the US is pivoting away from India, but guess who's supporting us? China. A lot of scope for cooperation. There has been cooperation, and I'm sure that is what the two sides will push for. There's a lot going for India and China if both sides work in that direction. This SCO summit signals a shift in balance. Amid these turbulent geopolitical times, it is a showcase of the global South leading the way, leaving the West to play catch-up. 好，这位女主播过去 यह महिला एंकर पहले अपनी चीन विरोधी सोच के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब उसने पूरी तरह 180 डिग्री का रुख बदल लिया है। बहुत लोग यह टिप्पणी कर रहे हैं, मिस पलकी, आखिरकार आपको समझ आया कि चीन भारत से 50 साल आगे है। पलकी आखिरकार महल से बाहर निकली और असली दुनिया देखी। 那美国跟印度现在看起来 अमेरिका और भारत अब एक दूसरे से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप को क्वाड समिट में शामिल होने का प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और ट्रंप के टैरिफ की वजह से उन्होंने साल के अंत में भारत आने की योजना रद्द कर दी। 印度的 तो क्या इस बार भारत एससीओ को गंभीरता से लेगा? आइए मैं भाई लियांग से पूछती हूँ। 不，这是上合峰会9月1号嘛。 1 सितंबर का एससीओ शिखर सम्मेलन और 3 सितंबर की सैन्य परेड आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एससीओ को हमेशा ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के रूप में देखा गया है और इसका मुकाबला G7 से होता है, इसीलिए यह निश्चित रूप से काफी ध्यान आकर्षित करेगा। अगर इसमें ब्रिक्स को जोड़ दें तो यह वास्तव में पूरे ग्लोबल साउथ को शामिल कर लेता है। लेकिन असली समस्या यह है कि भारत और चीन के रिश्ते खराब हैं। असल में इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत हमेशा चीन को काल्पनिक दुश्मन मानता आया है, जो समझ से परे है। आखिर कौन तुमसे लड़ना चाहता है? हिमालय के पार लड़ाई की जरूरत ही क्या है? लेकिन अमेरिका भी भारत को अपने पाले में करना चाहता है, इसीलिए मोदी ने 7 साल से चीन का दौरा नहीं किया। स्वाभाविक है कि पश्चिमी मीडिया इस पर बहुत शोर मचाएगा। ट्रंप को खासकर डेमोक्रेटिक मीडिया की नजर में इस बात के लिए आलोचना झेलनी पड़ेगी कि उन्होंने उस इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क को नष्ट कर दिया जिसमें भारत आखिरकार शामिल हुआ था ताकि चीन का सामना किया जा सके। जब आप क्वाड में भी नहीं जा रहे तो क्या आप भारत को मजबूर नहीं कर रहे कि वह चीन कार्ड खेले? असलियत यह है कि दोनों देशों के बीच 2020 से ही गंभीर तनाव चल रहा है। मैंने हाल ही में एक रिपोर्ट देखी जिसमें कहा गया कि भारत में 10 से भी कम चीनी छात्र पढ़ रहे हैं। ये छोटी संख्या बताती है कि स्थिति कितनी गंभीर है। इसीलिए मेरा मानना है कि अब चीजें धीरे धीरे सामान्य होनी चाहिए, जैसे रिज्यूमिंग डायरेक्ट बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू करना, कल्चरल एक्सचेंजेस प्रदान बहाल करना, पॉलिटिकल एक्सचेंजेस बहाल करना और शायद व्यापार बढ़ाना। लेकिन मुझे लगता है कि मेनलैंड चाइना पूरी तरह नासमझ नहीं है, क्योंकि भारत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। हमें स्थिति पर नजर रखनी होगी। फिर भी चीजें धीरे धीरे सामान्य होने की संभावना है। 可能会增加贸易啦。可是我觉得中国大陆也不是毫无戒心啦，因为印度也是说变就变啊。 就在2009年就开始开了所谓的 सो कॉल्ड गोल्डन फोर मीटिंग 2009 में शुरू हुई थी और अगले साल साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। सबको पता है कि ब्राजील और रूस जैसे देशों के पास बहुत संसाधन है, जबकि चीन और भारत जैसे देशों की आबादी बहुत बड़ी है। दरअसल चीन और भारत जैसे बड़े जनसंख्या वाले देशों के बीच शुरू से ही कई एरियाज में सहयोग रहा है। 2007 में मुझे 2 महत्वपूर्ण किताबें याद हैं, ड्रैगन एंड एलिफेंट और चीनी ड्रैगन और भारतीय एलिफेंट।
इनमें से एक ब्रिटिश लेखक ने और दूसरी अमेरिकी लेखक ने लिखी थी। इन विचारों के आने से दुनिया को यह लगा कि इन दोनों शक्तियों का उभार फ्यूचर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन को बदल सकता है। उस समय एक साफ बदलाव दिख रहा था। चीन और भारत दोनों वही ताकतवर देश बन रहे थे जिसकी दुनिया ने कल्पना की थी। पहले जब दोनों देशों को लगता था कि अमेरिका सबसे अच्छा है, तो बहुत लोग पढ़ाई के लिए अमेरिका जाते थे और अमेरिका की बहुत प्रशंसा करते थे, जिससे वे कुछ हद तक हम्बल महसूस करते थे। लेकिन इस समय तक चीन और भारत दोनों को अपनी ताकत पर भरोसा होने लगा और उनमें आत्मविश्वास बढ़ गया। जैसा कि अभी बताया गया, चीन भारत की सीमा 2000 किलोमीटर लंबी है, जो हिमालय के नॉर्थ, मिडिल और साउथ एरियाज तक फैली हुई है। वहां सीमा विवाद रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी जंग नहीं हुई। ऐसे उजाड़, ठंडे और ऊंचे पहाड़ों वाले इलाके में तैनात सैनिक अक्सर ऊब जाते हैं और कठिन हालात में उनका स्वभाव अस्थिर हो सकता है। इसलिए जब दूसरी तरफ से उकसाया जाता है तो वे झगड़ पड़ते थे, जिससे संघर्ष होते थे। यही वजह है कि 2020 से फ्लाइट्स का सस्पेंशन और अन्य समस्याएं पैदा हुईं। अब मैं भारत की स्थिति का एनालिसिस करता हूं। जब मैं अमेरिका में था तो मेरी मुलाकात बहुत से भारतीय छात्रों से हुई। मुझे उनसे बातें करना अच्छा लगता था क्योंकि वे दिलचस्प थे। मेरा मानना है कि भारतीयों को वास्तव में अमेरिका पसंद है। वे उसकी प्रशंसा करते हैं और मानते हैं कि अमेरिका बहुत एडवांस्ड है, लेकिन साथ ही उन्हें चीनी या ताइवानी लोगों से नफरत नहीं है। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और चीन दुश्मन बनते हैं या दोस्त। तो क्या भारत उस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में शामिल नहीं है जिसके बारे में हमने अभी बात की? क्वाड, इसे कैसे चलाया जाए? इसके सबसे अहम सदस्य हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। भारत के बिना यह अब चल ही नहीं सकता और निश्चित रूप से मोदी SCO में गए। तो इस बार ट्रंप और मोदी के बीच समस्या क्यों दिखाई दे रही है? विदेशी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहली वजह भारत पाकिस्तान विवाद से जुड़ी है। ट्रंप ने कई बार भारत पाकिस्तान मुद्दे पर बात की और उनका मानना था कि मीडिया ने इसे ठीक से नहीं दिखाया। उन्होंने पब्लिकली कहा कि अमेरिका इस विवाद का मेन मीडिएटर और कंट्रीब्यूटर है। लेकिन भारत और मोदी के लिए भारत पाकिस्तान विवाद बेहद संवेदनशील मुद्दा है। मोदी मानते हैं कि इसमें ट्रंप का कोई श्रेय नहीं है। यह सीधी बातचीत से भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 17 जून को ट्रंप और मोदी के बीच करीब 40 मिनट की फोन कॉल हुई। यह कॉल बुरी तरह खत्म हुई क्योंकि ट्रंप ने फिर यह मुद्दा उठाया और मोदी ने फोन पर कहा, प्रेसिडेंट, यह आपकी वजह से नहीं हुआ। ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया है और मोदी को भी ऐसा करने का संकेत दिया, लेकिन मोदी ने इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई। दूसरी वजह अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता है, खासकर कृषि उत्पादों और नकदी फसलों को लेकर। मोदी ने कई बार कहा है कि यह हमारे जीवन से जुड़े अहम हित हैं और मैं इसमें कोई समझौता नहीं करूंगा। इसीलिए चाहे यह व्यावहारिक मुद्दा हो या कूटनीतिक, भारत के लिए ट्रंप की स्थिति स्वीकार्य नहीं है। शुरुआत में बहुत लोग हैरान थे कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन वॉर के बाद भारत पर खुलकर रूस से अधिक तेल खरीदने के लिए हमला बोला। अमेरिका को इस पर चिंता है, लेकिन यह अकेला मुद्दा नहीं है। मोदी ने साफ कहा, वॉशिंगटन, आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। केवल मैं ही रूस से तेल नहीं खरीद रहा। हाँ, मैं ज्यादा खरीदता हूँ, लेकिन और भी कई देश खरीद रहे हैं। फिर भी आप उनके खिलाफ इतने कठोर कदम नहीं उठाते। तो इस बार एक बार फिर भारत की डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी की झलक दिखती है। भारत खुद को स्वतंत्र बताता है, लेकिन बहुत लचीला भी है। न तो वह पूरी तरह अमेरिका पर दांव लगाएगा और न ही अचानक चीन की गोद में जाएगा। भारत और रूस के पहले से ही अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए यह बात ट्रंप को शायद अच्छी नहीं लगती। कमेंट्स में लिनिया ने लिखा है कि अगर चीन भारत की सीमा फ्रोजन रहे तो अच्छा होगा। नरम दिल मत बनो और भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास में मदद मत करो। उसके बाद NGV के HTNW ने लिखा है कि सब लोग नाटक कर रहे हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म बहन को गंभीरता से मत लो, क्योंकि भारत हमेशा चीन को पीछे छोड़ने का लक्ष्य मानता है, जैसे कई साल पहले चीन ने वेस्ट को पीछे छोड़ने का लक्ष्य माना था। हाइपरथायरॉयडिज्म सिस्टर समय और जगह के हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग शैली थोड़ी बदल सकती है, लेकिन मूल सोच वही रहती है। अलग अलग समय और जगह पर अलग बातें कहने से अलग मकसद पूरे होते हैं।
इसके अलावा चीन और भारत के बीच सीमा विवाद पर समझौता करने के लिए दोनों पक्षों को कुछ जमीन छोड़नी होगी, जो आज के समय में असंभव है। वे अधिकतम यही कर सकते हैं कि समय समय पर आग बुझाते रहें। उसके बाद पांडेशंग ने लिखा है, महिला एंकर हमेशा से ये जानती है, उसे बेवकूफ मत समझो, वह काफी चालाक है। भारत की बदलती राजनीतिक जरूरतों के अनुसार ढलना उसके काम का हिस्सा है। क्या कोई इसे गंभीरता से लेगा? अगर अमेरिका कुछ फायदा दे दे तो सारा गुडविल खत्म हो जाएगा। कितनी एहसान फरामोश इंसान है, ध्यान से देखो। उसके बाद वह्यू ने लिखा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म बहन भी एक हुनरमंद है, वह हालात के अनुसार ढलने में बहुत अच्छी है। नेक्स्ट बिगेट चेन ने लिखा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म सिस्टर वाकई बहुत चालाक है, वह हमेशा उसी दिशा में जाती है जिधर हवा बहती है। उसके बाद सन्नीली ने लिखा है कि मेरा मानना है कि आम भारतीयों को चीन की स्थिति का पता नहीं है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म बहन को चीन की मौजूदा स्थिति अच्छी तरह पता है, बस वह राजनीतिक फायदा उठाने के लिए झूठ बोल रही है। इस बार चीन का दौरा किसी चीज को देखने के लिए नहीं था, बल्कि मोदी की चीन से कही गई बातों का हिस्सा था, और वह कुछ मीठे शब्दों के साथ उसका साथ निभा रही है। सीधी बात कहें तो यह चीन की छवि को ऊपर उठाने और ये दिखाने की कोशिश है कि चीन और भारत मिलकर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे एक अजीब तर्क है। चीन की छवि को ऊंचा दिखाना इसका मतलब नहीं है कि चीन भारत से ज्यादा ताकतवर है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि चीन अब इतना विकसित हो गया है कि वह भारत के साथ सहयोग करने योग्य है। उफ, भारत की सोच कितनी अजीब है। उसके बाद होंग टेरेंस ने लिखा है, दुनिया में 3 तरह के लोग सबसे अच्छे व्यापारी हैं, और वे हर उस जगह मिलते हैं जहां व्यापार के अवसर होते हैं, यहूदी, चीनी और भारतीय। इसीलिए भारतीय भी हालात के अनुसार ढलने में बहुत माहिर हैं, किसी से एक बात कहना और किसी और से दूसरी बात कहना। मोदी, हाइपरथायरॉयडिज्म बहन और सभी भारतीय नेताओं व कारोबारियों की चीन समर्थक बातों को ही सुन लो, वे पल भर में हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों का चीन और अमेरिका के प्रति रुख देख लो, वही तस्वीर साफ हो जाएगी। नेक्स्ट केहोकू ने लिखा है कि यह हाइपरथायरॉयडिज्म सिस्टर का चीन में पहला दौरा था। उसके पहले जो भी चीन के बारे में अनफ्रेंडली रिपोर्टें थीं, वे वास्तव में देश को न समझ पाने की वजह से थीं। तियानजिन में हुए SCO शिखर सम्मेलन ने उसे चीन को अपनी आंखों से देखने का मौका दिया। सच कहूं तो वह पूरी तरह हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीन इतना एडवांस हो सकता है। ऐसा लगा मानो वह पहले से ही भविष्य में जी रही हो। उसके बाद स्मॉल टाउन सोफियाद ने लिखा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म बहन ने अपनी चीन विरोधी सोच बिल्कुल नहीं बदली है, वह बस चीन में ऐसी बातें कहती हैं जो वहां के मेजबानों को बुरी ना लगें। उसके बाद TTX XMGK ने लिखा है, वह 2018 में चीन जा चुकी है, उसे चीन की प्रगति का पता नहीं है। ऐसा नहीं है, वह तो बस एक पैनकेक बेचने वाली की तरह है जो बार बार पलटती रहती है, समझे ना। उसके बाद जॉनी यिप ने लिखा है, चीन को बढ़ावा देना अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका इरादा अच्छा है। उसके बाद लियो किम हुआट ने लिखा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म बहन एक हुनरमंद इंसान है। ये सच है कि उसका रुख देश के हिसाब से बदलता है। चीन को ऐसे लोगों की जरूरत है, और फिर वहां भारतीय हाइपरथायरॉयडिज्म ब्रदर भी हैं। वह गलत होते हुए भी बहुत कॉन्फिडेंट रहता है और सही होते ही गालियां देने लगता है। जब चीन सही होता है तो वह बार बार समझाता है जैसे दया की भीख मांग रहा हो। उसके बाद एन चैंग ने लिखा है कि इंडियन मीडिया मोदी की इंडिया स्ट्रेटेजी का अनुसरण कर रहा है, न कि नेटिजन्स की राय के आगे झुक रहा है। इस स्टेज में मोदी की चीन नीति में किए गए बदलावों को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद UVC4 ने लिखा है, आखिरकार यह एक नेशनल मीडिया आउटलेट है और स्वाभाविक है कि यह राष्ट्र की सेवा करता है, तो मोदी उसे यहाँ लाए, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जिमीजे ने लिखा है कि उसके प्रशंसक अब कह रहे हैं कि उसे चीनी सरकार पैसे दे रही है। उसके बाद यांतंग ने लिखा है कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म बहन भारत लौटती है तो शायद कहेगी, मुझे यह करने के लिए मजबूर किया गया था, वरना मैं भारत लौट ही नहीं पाती। नेक्स्ट अडफू ने लिखा है कि ज्यादा उत्साहित मत हो, वह बस मोदी सरकार का साथ निभा रही है। उसके बाद PBTD के जी ने लिखा है कि जब वह स्टूडियो में बैठकर चीन और भारत पर गुस्से में रिपोर्ट नहीं कर रही होती, तब मुझे एहसास होता है कि वह एक सीरियस ब्यूटी भी हो सकती है जो नखरे करना भी जानती है। आखिर में पोस्ट ट्रू ने लिखा है, उसकी आलोचना मत करो, कम से कम वह चीन के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कह रही है और उसका प्रचार कर रही है।